सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। सीटेट की हमारी जुलाई 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है सीडीपी बाल विकास। सीडीपी की ये 46वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभिन्न प्रकार के परीक्षण। अब देखो, परीक्षण अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे उपलब्धि परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है, मानकीकृत परीक्षण होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के परीक्षण क्या होते हैं उनकी बात करने वाले हैं आज हम इस क्लास में। और यहाँ से सीटेट किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है वे क्वेश्चन हम इस क्लास के लास्ट में देखेंगे। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण, जिसे हम निष्पत्ति परीक्षण भी कह देते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। अब देखो, स्कूल या कॉलेज में क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाता है। जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे टीचर को सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं टीचर जो उन्हें पढ़ा रहा है। अब इस स्थिति में एक टीचर को ये जानने की जरूरत पड़ती है कि जो वो पढ़ा रहा है क्या बच्चे उसे समझ पा रहे हैं या कितना बच्चे समझ गए हैं। अब जितना बच्चों ने सीख लिया है उस चीज़ की जानकारी लेने के लिए एक टीचर जिस टेस्ट का निर्माण करता है, जिस परीक्षण को बनाता है, उस परीक्षण को हम उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। उपलब्धि से मतलब होता है बच्चों की अचीवमेंट, मतलब बच्चों ने क्या अचीव कर लिया है, उनकी उपलब्धि क्या है, बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कितने टॉपिक बच्चे अच्छे से समझ गए हैं। इस चीज़ को जब एक टीचर जानना चाहता है तो वह जिस टेस्ट का निर्माण करेगा उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहेंगे। छात्रों की किसी विषय में अर्जित उपलब्धि के मापन के लिए हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा शिक्षक को यह पता चलता है कि बच्चों ने क्या सीख लिया है। इस परीक्षण का निर्माण व आयोजन एक शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो परीक्षण है वो शिक्षक ही बनाता है और प्रसारित भी बच्चों पर ही करता है, शिक्षक ही खुद करता है। तब उपलब्धि परीक्षण क्या हुआ, एक टीचर जब ये जानना चाहता है कि मेरे बच्चों ने क्या क्या सीख लिया है, कौन कौन से टॉपिक उनकी समझ में आ गए हैं, कितना पढ़ाया हुआ मेरा बच्चे समझ गए हैं, तो वो जानने के लिए जिस टेस्ट का निर्माण करता है एक टीचर उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं निदानात्मक परीक्षण, जिसे हम निदानात्मक मूल्यांकन भी कह देते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। अब देखो, जब एक टीचर ये जानना चाहता है कि कौन कौन से टॉपिक बच्चे नहीं समझ पाए, बच्चों के कमजोर बिंदु कौन से हैं, या शिक्षण पर की जो चीज़ मैंने पढ़ाई है उसमें बच्चे क्या चीज़ नहीं जानते या क्या चीज़ उनके दिमाग में नहीं बैठी, क्या चीज़ में नहीं समझ पाए, जब उस चीज़ को जानने के लिए एक टीचर टेस्ट का निर्माण करता है उसे हम निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा एक टीचर यह पता लगाता है कि कौन कौन से टॉपिक बच्चों के कमजोर हैं, किन किन टॉपिक्स पर बच्चों का अच्छा नियंत्रण नहीं है, कमजोर पक्ष बच्चों के कहाँ हैं, कमियां कहाँ हैं बच्चों में और उनके क्या कारण हैं। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हैं, क्या क्या चीज़ बच्चे सीख गए हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम पता लगाते हैं कौन कौन से टॉपिक बच्चे समझ नहीं पाए हैं, कहाँ कहाँ पर बच्चे कमजोर हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, ये दोनों, इनमें ये अंतर होता है। अब देखो, इस परीक्षण का निर्माण बच्चों के कमजोर पक्षों को पता लगाने के लिए किया जाता है। परीक्षण व निरीक्षण निदानात्मक परीक्षण का हिस्सा होते हैं। हम बच्चों का परीक्षण करते हैं और निरीक्षण भी करते हैं उनका, कि क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है उनके टेस्ट में या क्या क्या उनका रिजल्ट आ रहा है। सब कुछ जो हम करते हैं निदानात्मक परीक्षण में ज़्यादा करते हैं। इस परीक्षण के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है बच्चे के कमजोर पक्षों और उसके कारणों का पता लगाना होता है। बच्चे क्या चीज़ जानते हैं, इससे तो उपलब्धि परीक्षण हमारा संबंधित होता है, और बच्चे क्या नहीं जानते, इससे हमारा निदानात्मक परीक्षण संबंधित होता है। जो चीज़ बच्चों ने समझ ली है उसे जानने के लिए हम जब टेस्ट लेते हैं तो वो होता है हमारा उपलब्धि परीक्षण। जो चीज़ बच्चे नहीं समझ पाए हैं उसे जानने के लिए जब हम टेस्ट लेते हैं वो होता है हमारा निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अब देखो, निदानात्मक जो परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण में हमने जान लिया है कि बच्चों के कौन कौन से कमजोर बिंदु हैं, क्या क्या टॉपिक बच्चे नहीं समझ पाए हैं। अब उन टॉपिक्स को समझाने के लिए हम बच्चों की दोबारा से क्लासेस लेते हैं, उन्हीं टॉपिक की लेते हैं जो टॉपिक बच्चों के कमजोर हैं। में जो दोबारा से क्लासेस लेते हैं हम, उन दोबारा से क्लासेस को हम बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। मतलब हम बच्चों की समस्याओं का उपचार कर रहे हैं, जो बच्चों के कमजोर बिंदु हैं उन बिंदुओं को हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। अब समझ गए आप क्या होता है। सबसे पहले तो हम उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ये पता लगा लेते हैं कि बच्चों क्या क्या चीज़ बच्चे समझ पाए हैं। अब निदानात्मक परीक्षण हम लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि बच्चों के क्या क्या कमजोर बिंदु हैं, क्या क्या टॉपिक बच्चे नहीं समझ पाए हैं, उसके क्या कारण है। जब हम ये पता लगा लेते हैं कि बच्चों के ये कमजोर बिंदु हैं, फिर हम उन कमजोर बिंदुओं की दोबारा से क्लास लेते हैं, दोबारा से बच्चों को पढ़ाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण।
निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चों की कमियों का पता लगाकर उन कमियों को ठीक करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। इस शिक्षण में बच्चों के कमजोर पक्षों पर ध्यान दिया जाता है तथा उनकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था सभी प्रकार के लिए छात्रों के लिए की जाती है, चाहे वह सामान्य हो या विशिष्ट हो। तो उपचारात्मक शिक्षण सबके लिए होता है, क्योंकि सभी बच्चों को कहीं ना कहीं कमी होती ही है। कोई भी टॉपिक बच्चे पूरी तरह से नहीं समझ पाते, कहीं ना कहीं कमी महसूस ही करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था छात्रों की कमियों को ध्यान में रखकर की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण तभी प्रभावी रहेगा जब निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किसी समस्या का सही पता लगाया गया हो और उसके कारणों का सही पता लगाया गया हो। अगर हम समस्या का सही पता नहीं लगा पाए हैं कि बच्चों की समस्या क्या है या बच्चों का कौन सा टॉपिक कमजोर है, तब हमारा जो उपचारात्मक शिक्षण है वो अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो व्यक्तिगत होता है, ज़्यादातर सामूहिक कम होता है। व्यक्तिगत से मतलब होता है हर बच्चे की समस्या अलग अलग होती है, तो एक शिक्षक को हर बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चे सिमिलर हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है वे भी सिमिलर हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर कभी कभार ऐसा हो गया कि कुछ 3-4 बच्चों के सेम ही टॉपिक कमजोर हैं, तब आप उन्हें इकट्ठा करके उनकी सामूहिक कक्षा ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको व्यक्तिगत कक्षाएं ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि सब बच्चों की समस्याएं अलग अलग होती है। अब मानकीकृत परीक्षण की बात कर लेते हैं। मानकीकृत परीक्षण या प्रमाणीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। अब देखो, हमारे जो परीक्षण होते हैं उनमें काफ़ी सारी कमियां होती हैं। जो परीक्षण हम बनाते हैं उन परीक्षणों की कमियों को दूर करके जब एक हम बहुत ही बेहतर परफेक्ट टेस्ट बना लेते हैं, उस परफेक्ट टेस्ट को हम बोलते हैं मानकीकृत परीक्षण। ये परीक्षण टीचर वगैरह नहीं बना सकते, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, विद्वान होते हैं, वे बनाते हैं। जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, वे बनाते हैं। साधारण परीक्षण होते हैं में जो हम अपने विद्यालय में बच्चों पर प्रसारित करते हैं, जो एग्जाम वगैरह लेते हैं, बच्चों के टेस्ट लेते हैं, वे साधारण परीक्षण होते हैं। साधारण परीक्षण की कमियों को दूर करके हम जिस परीक्षण का निर्माण करते हैं वो मानकीकृत परीक्षण होता है। इसमें विषय वस्तु का चयन हम व्यवहार के आधार पर करते हैं। मानकीकृत परीक्षण के मानक ज्ञात होते हैं, यह वैध होता है, विश्वसनीय होता है और इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण होते हैं। ये मानकीकृत परीक्षण के कुछ विशेषताएं होती हैं। अब इन चीज़ों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये क्या होते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वैधता, देखो, जब हम किसी परीक्षण का निर्माण करते हैं तो किसी चीज़ के मापन के लिए करते हैं। बच्चों के किसी योग्यता या किसी गुण का मापन करना चाहते हैं हम। अगर वह परीक्षण उसी योग्यता का मापन करता है जिसके मापन के लिए हमने उसका निर्माण किया है, उस विशेषता को हम उस परीक्षण की वैधता कहते हैं। जैसे हमने किसी टेस्ट का निर्माण किया है, वो बच्चों की नाउन में जो योग्यता है उसका मापन करेगा कि बच्चे नाउन को कितना जानते हैं। और वह टेस्ट अगर बच्चे के नाउन की ही जांच करता है, इसका मतलब है वह टेस्ट वैध है और उसका ये गुण वैधता कहलाता है। समझ गए आप? वैधता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षण की काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन वैधता, ये जो वैधता है, ये दूसरी विशेषताओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी परीक्षण का वैध होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस गुण के मापन के लिए हम परीक्षण को बना रहे हैं, अगर वह परीक्षण उस गुण का ही मापन नहीं करता, किसी दूसरे गुण का मापन करता है, तो वो परीक्षण हमारे लिए बेकार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्वसनीयता। अब देखो, हम किसी गुण के मापन के लिए परीक्षण को बना रहे हैं, अगर वह परीक्षण उस गुण का बिल्कुल सही तरह से मापन करता है, उस विशेषता को हम परीक्षण की विश्वसनीयता कहते हैं। मान लेते हैं हम नाउन का एक टेस्ट बनाते हैं कि एक टेस्ट बच्चों के नाउन के गुणों का मापन करेगा, नाउन का मापन करेगा, बच्चे नाउन को कितने समझते हैं। अगर वह टेस्ट नाउन के बच्चों की जो नाउन में योग्यता है उसका बिल्कुल सही मापन कर लेता है, तब हम उस परीक्षण को कहेंगे वह विश्वसनीय परीक्षण है। इसकी जांच हम कैसे करते हैं? एक परीक्षण को बार बार बच्चों पर प्रसारित करते हैं। अगर बच्चों के सेम नंबर आते हैं तब वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। मतलब हम एक टेस्ट ही बच्चों से बार बार लेते हैं, एक टेस्ट बच्चों को बार बार करने के लिए कहते हैं। बच्चे उसे 2-3 दिन बाद 2-3 दिन बाद 2-3 दिन बाद 2-3 बार करेंगे। इस तरह से ही 3-4 बार हम उस एक टेस्ट को करा लेंगे। अगर बच्चों के सिमिलर नंबर आ रहे हैं, सेम सभी बच्चों के आसपास से नंबर ही आ रहे हैं, इसका मतलब वह परीक्षण बच्चों के ज्ञान की सही जांच करता है। यहाँ से तो मतलब है जिस ज्ञान के जांच के लिए बनाया गया है वह उसी ज्ञान का जांच करता है, और यहाँ से मतलब है जिस ज्ञान की जांच के लिए टेस्ट को बनाया गया है वह उस ज्ञान का ठीक जांच करता है। अर्थात
परीक्षण का निर्माण जिस चीज़ के मापन के लिए किया जा रहा है वह उसका ठीक ठीक मापन करें। यदि हम किसी परीक्षण को बार बार छात्रों पर प्रसारित करते हैं और छात्रों के परिणाम या प्राप्तांक समान बने रहते हैं तो यह परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाती है। अगर हम कोई टेस्ट बच्चों का बार बार लें और बच्चे समान नंबर प्राप्त करें तो विश्वसनीय टेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से मतलब होता है परीक्षण के प्राप्तांकों की स्थिरता से। अगर कोई टेस्ट लिया है हमने बच्चों से और उसे एक टीचर ने जांचा है और बच्चों के नंबर दे दिए हैं, अगर उस टेस्ट को वही टीचर दोबारा जांचता है और नंबर सेम आते हैं, या फिर उस टेस्ट को कोई दूसरा टीचर जांचता है, नंबर सेम आते हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से मतलब होता है किसी भी परीक्षण को कितनी भी बार जांचा जाए, किसी भी परीक्षण का मूल्यांकन कितनी भी बार किया जाए, उसके नंबर सेम बने रहने चाहिए, वह उसकी वस्तुनिष्ठता कहलाती है। किसी परीक्षण को चाहे कितने भी शिक्षकों के द्वारा चेक कराया जाए, अगर नंबर सेम आते हैं, नंबरों में छात्रों के कोई परिवर्तन नहीं होता तो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। देखो, अगर जो कोई टेस्ट है हमारे पास, उसे हम बच्चों पर बार बार प्रसारित कर रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं इस टेस्ट को आप कीजिए, 2-3 दिन बाद फिर कह रहे हैं इस टेस्ट को दोबारा कीजिए। अगर बच्चे किसी टेस्ट को बार बार कर रहे हैं और वे सेम नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो विश्वसनीयता होगा। लेकिन हम किसी टेस्ट को बार बार जांच रहे हैं अलग अलग टीचर के द्वारा, अगर सेम नंबर मिलते हैं बच्चों को, तब वह गुण उसका वस्तुनिष्ठता होगा। इन चीज़ों को आप हल्का सा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिविटी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब देख लेते हैं इस टॉपिक से सीटेट के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अब देखो, बच्चों की गणित की अधिगम निर्योग्यता का आकलन कर रहे हैं हम, योग्यता का नहीं कर रहे, निर्योग्यता का कर रहे हैं। निर्योग्यता से मतलब होता है जिस चीज़ में बच्चे कमज़ोर हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी कहाँ नहीं आ रही, उसका जांच करनी है हमें। और जिस चीज़ में बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिस टॉपिक में बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, उस चीज़ की जांच करने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट का। तब इसका उत्तर बी हो जाता है। प्रामाणिक परीक्षणों की क्या विशेषताएं होती हैं? इनके मानक ज्ञात होते हैं, ये वैध होते हैं, इन्हें बड़ी कक्षा पर प्रसारित किया जा सकता है। सही बात है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाता है। ये सारी हमारी प्रामाणिक परीक्षणों की विशेषता होती है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ, कमियाँ, मतलब बच्चे किसी टॉपिक को सीख रहे हैं और कुछ कमियाँ रह गई हैं उनके सीखने में, तो उनका निदान के बाद हम क्या करेंगे? उन कमियों की जांच, निदान का मतलब होता है जांच, उन कमियों की जांच के बाद हम क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, रेमेडियल टीचिंग। तो उपचारात्मक कार्य है, इसका उत्तर सी हो जाता है। तब हम उपचारात्मक कार्य करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किसी परीक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या मानक? सबसे पहले उसकी वैधता आती है, सबसे इंपॉर्टेंट वैधता होती है, यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। किसी परीक्षण की जांच कितनी भी बार की जाए, अगर अंक हमेशा समान बने रहते हैं बच्चों के लिए, तो परीक्षण की कौन सी गुणवत्ता होती है? वो होती है वस्तुनिष्ठता। अगर हम किसी परीक्षण की जांच कर रहे हैं और नंबर समान है तो वस्तुनिष्ठता होगी। अगर हम किसी परीक्षण को बच्चों पर बार बार प्रसारित कर रहे हैं तब भी अंक समान बने हुए हैं, तब वह विश्वसनीयता होगी। नेक्स्ट हमारा, उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे अधिक क्या जरूरी है? समस्या का सही पहचान, सही बात है। छात्रों की उपस्थिति, शिक्षक का कौशल, नवीन शिक्षण कौशलों का प्रयोग। देखो, ये सारी चीज़ें भी जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? समस्या के सही पहचान। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? बच्चों की समस्या की जानकारी लेकर हम उस समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन जब हमें समस्या की सही जानकारी नहीं मिली है, तब हम उस समस्या का समाधान क्या कर लेंगे, चाहे हमारे पास कितने ही बच्चे हों और कितने ही हमारे पास कौशल क्यों ना हो। तब उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे पहली चीज़ कौन सी जरूरी है? कि समस्या का हमें सही पता चले। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इसे आप बेहतर समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने सीटेट ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटेट की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।